हेलो साथियों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी अब आप लोग शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर और जनवरी में होना तय है। तो हम कल आपके लिए एक हिंदी की क्लास लेकर के आए थे, जिसमें हमने बात करी थी भाषा से संबंधित। तो भाषा से संबंधित बात खत्म हो चुकी थी कल की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बहुभाषिकता की। किसकी बात करेंगे? बहुभाषिकता की हम बात करने वाले हैं। सेशन में लगातार बने रहिएगा, अंतिम स्लाइड तक जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम समझने वाले हैं बहुभाषिकता किसे कहते हैं और क्या होती है बहुभाषिकता। पहला पॉइंट है वह है बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? बहुभाषी होते हैं। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि प्रारंभ से बच्चे किस प्रकार से बहुभाषी होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने पापा के संपर्क में गया और मम्मी के संपर्क में गया। उसके पापा और मम्मी गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो अधिकतर वो वर्ड जो घर में बोलते हैं वो अपने इंग्लिश और हिंदी के मिक्सचर वर्ड बोलते हैं। तो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ बाप की भाषा को थोड़ा-थोड़ा सीखेगा कि हाँ, जैसे कि पानी को वाटर भी कहा जाता है, इसी प्रकार से फल को फ्रूट्स भी कहा जाता है। अपने मम्मी-पापा से थोड़ा बहुत इंग्लिश और हिंदी के वर्ड सीखता है। उसके बाद में वो अपने दादा-दादी के पास में जब जाता है, तो उनके पास से कुछ देहाती चीज़ों के बारे में जानकारी पाता है। जैसे कि चारपाई हो गया, उसको हिंदी भाषा में खटिया भी कहा जाता है, मचिया भी कहा जाता है, इस प्रकार से। तो जैसे कि रोटी हो गया, उसको चपाती भी कहते हैं अपनी अपने गाँव और देहात की भाषा में। तो वो कुछ शब्द अपने दादा और दादी के पास में जाकर के सीखता है। तो 2 भाषा की जानकारी उसके पास अब हो चुकी है। एक हो गई वो जो उसके माँ और बाप बोलते हैं, जो कि थोड़ी-सी हिंदी और इंग्लिश मिक्सचर है, और दूसरी हो गई वो जो उसके दादी और बाबा बोलते हैं, जो कि हिंदी के साथ-साथ में थोड़ी-सी देहाती भाषा मिक्सचर है। उसके बाद में जब वो थोड़ा बड़ा होता है, तो बाहर निकलता है, बाहर बच्चों के साथ में खेलता है। तो बच्चे भी कई सारे जगहों के होते हैं, जब बाहर आप रहेंगे जाकर के, बाहर यानी कि अपने गाँव से बाहर जब आप निकल के जाते हैं, किसी छोटे शहर में जाते हैं, तो कोई वहाँ पे लखनऊ का होता है, कोई कानपुर का होता है, कोई दिल्ली का होता है, कोई पंजाब का होता है, कोई बिहार का होता है। यानी कहने का मतलब है कि 3-4 जगहों की जब फैमिली होती हैं, तो हर बच्चा अलग-अलग जगह का होता है, उसका कल्चर और भाषा, बोली अलग-अलग होती है। कि जो बच्चा है जब इनके साथ खेलने के लिए जाता है, तो उसको अलग-अलग लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। कोई बिहारी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, तो वहाँ से भी वो थोड़ी बहुत चीज़ें सीखता है। उसके बाद में लास्ट में वो आता है अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास में, तो वहाँ पर वो उसको वही भाषा पढ़ाई जाती है, जिसके विद्यालय में चलती है, शुद्ध खड़ी हिंदी या फिर जो भी कोई भाषा हो जहाँ का वो रहने वाला लोकल लैंग्वेज। कहने का मतलब है कोई बालक बहुभाषिकता उसके पास कब आती है, जब वो कई सारी भाषाओं के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी जब उसके पास होती है, उसको बोलते हैं बहुभाषी। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके अंदर किसी चीज़ को सीखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, तेज़ होती है। तो इसको कहते हैं बहुभाषी कि जब कोई बच्चा कई सारी भाषाओं के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ एकत्र करता है, तो उसके पास में कई सारी भाषाओं से संबंधित वर्ड आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बहुभाषी कहते हैं। फिर वो अपने स्कूल में जब जाएगा, स्कूल के देखिए वहाँ पर भी उसके कई सारे मित्र बन जाते हैं, तो अलग-अलग स्टेप के ऊपर उसको अलग-अलग भाषा और बोली के बारे में धीरे-धीरे जानकारी होने लगती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बहुभाषा छात्र या फिर बहुभाषी बच्चे। तो बच्चे प्रारंभ में किस प्रकार के होते हैं? बहुभाषी होते हैं। उनको कई सारी भाषाएँ और कई सारी बोलियाँ धीरे-धीरे करके उनको पता चलने लगती हैं कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं बहुभाषी। नीचे एक पॉइंट दिया गया है, बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। बहुभाषिकता जो है वो किसके विकास में सहायक है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन चुका है कि बहुभाषिकता किसके विकास में सहायक है? तो बहुभाषिकता आपके जो बच्चा होता है उसके संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना था यहाँ से, इसीलिए हमने आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा। दिखता होती है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। अब चलते हैं आगे। आगे दिया गया है संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो संस्कृत होती है वो क्या करती है? मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। व्यक्तित्व का मतलब आप समझ रहे हो, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो पर्सनालिटी। क्या बोलते हो? पर्सनालिटी बोलते हो। संस्कृत मीन्स अगर बोले तो कल्चर। क्या होता है? कल्चर। तो जो कल्चर होता है वो मनुष्य का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, यानी उसकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाता है। किस प्रकार से बनाता है? मान लीजिए कि हम रहने वाले हैं अपने पंजाब के, ये देखिए यहाँ पर पंजाब के, और दूसरा व्यक्ति रहने वाला गुजरात साइड का जो कि क्रिश्चियन है। उसके बाद में आपके नीचे की साइड में दक्षिण भारत की तरफ की है, और यहाँ पर ये हमारा उत्तर भारत है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर जगह का कल्चर किस प्रकार से है, अलग-अलग है। सभी के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। संस्कृत है, तो धीरे-धीरे हमारा जो विकास है वो होता है। हमें पता चलता है कि पंजाबी लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं। इससे हमारे अंदर क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है, यानी कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखरता है
और हमें कई सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जो संस्कृत होती हैं, जो वहाँ का कल्चर होता है, वो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जैसे कि आपके यहाँ पूजा-पाठ होता है, आपके घर में या फिर आपके राज्य में या फिर आपके शहर में, आप उसमें भाग लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आप ईश्वर के उपासक बनते हैं और आप जो है बुरी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। इससे भी क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसके बाद में आप जब साउथ की तरफ जाएँगे, तो वहाँ का कल्चर आप देखेंगे, वहाँ के कल्चर के बारे में कुछ जानकारियाँ लेंगे। अगर वहाँ की आप कुछ अच्छी जानकारियाँ लेते हैं साउथ की, उससे आपका क्या होगा, उससे भी आपका विकास होगा। किसका विकास होगा? व्यक्तित्व का विकास होगा। तो संस्कृत मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, यहाँ पर भी ये चीज़ प्रूव हो रही है। कहने का मतलब है कि जो संस्कृत जो कल्चर होता है, उससे मनुष्य का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। दूसरा जो है पॉइंट, वो है भिन्न-भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। ये पॉइंट डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आता है भाई। भिन्न-भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों को भाषा की कक्षा में स्वीकार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है, चाहे बच्चा गोरा हो या फिर काला हो, अमीर हो बच्चा या फिर गरीब हो, चाहे वो बोलता हो या फिर ना बोल पाता हो, आपको सभी के साथ में क्या करना है, समान व्यवहार करना है। कोई बच्चा मान लीजिए बंगाली बोल रहा है और कोई बच्चा बिहारी बोल रहा है, या फिर कोई बच्चा साउथ इंडियन का है, कोई बच्चा आपके उत्तर भारत का है, तो आपको भेदभाव नहीं करना है कि आप पीछे बैठिए, आप आगे बैठिए, उनको एक साथ बैठने दीजिए। जब बच्चा एक साथ बैठेंगे तो एक-दूसरे की भाषा, कल्चर, बोली, रहन-सहन, खान-पान, कपड़े-लत्ते, पहनावे के बारे में उनको जानकारियाँ होंगी, जिससे क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, उसके व्यक्तित्व का मतलब उसके अंदर संस्कृत का विकास होगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ पूजी जाती है, कौन से देवता की पूजा होती है, कौन सी चीज़ अच्छी है, वहाँ पर कौन सी चीज़ खराब है, इससे क्या होगा, उसकी पर्सनैलिटी का विकास होगा। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भिन्न-भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों को जो है भाषा कक्षा में किस प्रकार से स्वीकार करना है आपको, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, आपको अलग-अलग बैठालना है, साथ में बैठालना है या फिर क्या करना है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी बच्चे के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है और एक साथ सबको आगे बढ़ाना है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। आगे है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, ये प्राथमिक स्तर की जो बात होती है, ये 1 से लेकर के 5 तक की होती है। कहाँ से होती है? क्लास 1 से लेकर के 5 तक की जो बात होती है, इसको हम कहते हैं प्राथमिक स्तर की बात। यानी जो प्राथमिक स्तर होता है कक्षा 1 से 5 तक का, वहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ इतना होता है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग बच्चे करना सीख जाएँ। तो इसका प्रयोग करने के लिए हमारे जो शिक्षक होते हैं या फिर जो हम लोग जब शिक्षक बनेंगे, तो किस प्रकार से बच्चे को भाषा का प्रयोग करना सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक शिक्षिका ग्रुप बना कर के बैठी है, ये देखिए बच्चे बैठे हैं और वो बीच में बैठी है और उनको एक चैप्टर दिखाकर समझा रही है कुछ। तो बच्चे जिनके-जिनके समझ में आ रहा है, वो तो ठीक है, जिनके नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए हाथ उठा कर के अपना डाउट क्लियर कर रहा है कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप इसको दोबारा से समझा दीजिए। इससे क्या होता है, भाषा का जो प्रयोग होता है वो प्रभावी होता है। प्रभावी का मतलब क्या होता है कि बालक भाषा का प्रयोग किस प्रकार से करे। मान लीजिए उसको कुछ पूछना है, अगर वो संकोच कर रहा है और अपनी अब उसको यही नहीं पता है कि मैम से हम क्या बोलें कि मैम मुझे कुछ आपसे पूछना है या फिर आपको कुछ बताना है या फिर आपसे कुछ चाहिए या फिर आपको कुछ देना है। तो जब वो अपने शब्द को बोलेगा, तो क्या होगा, उससे उसकी भाषा का जो है प्रयोग प्रभावी रूप से अच्छा हो जाएगा। यानी कि उसकी भाषा कैसी हो जाएगी? प्रभावी हो जाएगी। जब बच्चा अपने आप खुल कर के बोलेगा अपने साथियों से, अपने अध्यापकों से, तो उसकी भाषा कैसी होती है? प्रभावी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको पता होता है कि हमें कौन-सा शब्द कहाँ पर बोलना है। लेकिन ये चीज़ कब आती है? ये चीज़ धीरे-धीरे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को सिखाई जाती है कि तुम्हें किस प्रकार से बोलना है। जो कोई बच्चा शुरू में विद्यालय जाता है, तो वो डायरेक्ट उठ कर के चल देता है टॉयलेट करने के लिए, लेकिन फिर उसको शिक्षक सिखाते हैं कि जब आपको टॉयलेट लगी हो, तो आप बोलोगे, हमसे पूछ कर के जाओगे कि सर या मैम हमें टॉयलेट करने जाना है, हम जाएँ या फिर ना जाएँ। तो इस प्रकार से वो अपनी भाषा का क्या करता है, विकास करता है और अपनी भाषा को धीरे-धीरे प्रभावी प्रयोग में लाने लगता है। उसके बाद में क्या कर सकता है, उसके बाद में मान लीजिए आपके स्कूल में कल छुट्टी होने वाली है, तो 1 दिन पहले आपके जो स्कूल का प्यून होता है, वो नोटिस लेकर के आता है और बोलता है कि कल जो है आपके स्कूल में छुट्टी रहने वाली है और आपको परसों से आना है। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि परसों किस टाइम आना है, लेट आना है, जल्दी आना है, वो लोग हाथ उठा देते हैं। तो उससे पूछते हैं कि हमें परसों आना है, लेकिन हमें किस टाइम पर आना है? सेम टाइम पे स्कूल खुलेगा या फिर लेट खुलेगा या फिर जल्दी खुलेगा? तो इस प्रकार से उनके अंदर क्या होता है, धीरे-धीरे उनकी भाषा का धीरे-धीरे क्या होती है, प्रभावी होने लगती है। उसके बाद में क्या होता है,
मान लीजिए कोई बालक है, 2 बच्चों ने लड़ाई कर दी, झगड़ा कर दिया, ठीक है? उनके बीच में तालमेल आपको बिठाना है, आप टीचर हैं तो दोनों को एक साथ में लाइए और उनसे बोलिए कि आप दोनों एक-दूसरे को सॉरी बोलिए। तो उनको समझ में आता है कि सॉरी का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई, हमारी लड़ाई खत्म हो गई और हम दोनों दोबारा से फ्रेंड बन गए। तो प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक की जो भाषा होती है, उसका शिक्षा का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की जो भाषा है, उसका प्रभावी प्रयोग बच्चे कर सकें या फिर करना सीख लें। प्रभावी का मतलब यही होता है कि जो हम अपने द्वारा बोलें, उसका प्रभाव सामने वाले पे पड़े। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि हमें टॉयलेट करने जाना है, तो वो समझ जाए कि टॉयलेट के लिए हम छुट्टी माँग रहे हैं। ये होता है प्रभावी प्रयोग। या फिर हमें पेट में दर्द हो रहा है, तो हमें मैम से बोलना है कि मैम, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें घर जाना है, तो उसका प्रभाव पड़ सके। नहीं, अगर आप उल्टा-सीधा बोलोगे कि पेट में दर्द, ये घर है, घूमना टहलना, तो इस प्रकार से आपकी भाषा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा टीचर के ऊपर। तो ये उसको सिखाया जाता है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की क्लासों में। आगे देखते हैं। आगे है आपका उच्च प्राथमिक स्तर। उच्च प्राथमिक स्तर आप समझते हैं क्लास 6 से लेकर के 8 तक। कहाँ से? क्लास 6 से लेकर के 8 तक होता है उच्च प्राथमिक स्तर। यहाँ पे क्या होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। भाषा की बारीकी, भाषा की बारीकी का मतलब है, मान लीजिए हम आपको कोई पोएम पढ़ा रहे हैं, है ना? तो आप उस जब पोएम को पढ़ोगे, तो आपको जो इसका सारांश होता है, यानी इसका हिंदी जो अनुवाद होता है, उसके बारे में जानकारियाँ लेना। बारीकी का मतलब यही हो गया ना, भाषा की बारीकी। मान लीजिए उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जैसे कि संस्कृत लिखा है, हमें नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, तो आपको टीचर बता रहा है कि भैया, संस्कृत का मतलब होता है कि हमारा जो कल्चर होता है, हमारी जो सभ्यता होती है, जो चीज़ हम वहाँ से सीखते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारा कल्चर बनाया था, उसको हम बोलते हैं संस्कृत, यानी कि कल्चर। तो इस प्रकार से उसकी बारीकियाँ हम सीखते हैं, या फिर जो हमारी पोएम है उसका जो हम अर्थ निकालते हैं या फिर निकालना सीखते हैं, हमें टीचर सिखाते हैं। ये सब आती हैं भाषा की बारीकियों के अंतर्गत। ये हमें कब सिखाई जाती हैं? ये हमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की क्लासों में सिखाई जाती हैं। उसके बाद है सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। कि कोई चैप्टर है, उस चैप्टर का हमें सारांश निकालना है। देखिए टीचर है यहाँ पर, बच्चे को पुस्तक पढ़वा रही है। बच्चा मान लीजिए कहीं पे भूल गया, कुछ नहीं समझ पा रहा है, या फिर अच्छे तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, या फिर उसका अर्थ नहीं बता पा रहा है, तो टीचर बता रही है, भैया कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा, किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो ये हो गया सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास और भाषा की बारीकी। ये सब चीज़ें जो बालक है कहाँ से सीखता है? कक्षा 6 से 8 तक की क्लासों में सीखता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? क्वेश्चन बनता है कि बालक कौन से स्तर पर जाकर के भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास कर पाता है या फिर होता है? तो आपको याद रखना है, क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जो है बालक के अंदर इस चीज़ का विकास होता है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने का। अब इसके बाद में हम कुछ आपके लिए बिंदु लेकर के आए इम्पोर्टेंट। लिखा है भाषा शिक्षा के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर 3 होते हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर 4 होते हैं। 3 समान होते हैं, ज्ञानात्मक और कौशलात्मक और अभिवृत्तात्मक, ये तीनों समान हैं। इसमें भी होगा ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और अभिवृत्तात्मक। इसमें जो अलग होता है वो होता है सृजनात्मक। क्या होता है? सृजनात्मक जो है उच्च प्राथमिक है, वो थोड़ा अलग रहता है, बाकी तीनों समान होते हैं। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास, सृजनात्मक शक्ति का विकास किस प्रकार से होता है? जब वो 6 से 8 तक की क्लास में पहुँचते हैं, तो वो किसी शब्द के 1 से 2 मीनिंग अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे कि जग माने संसार होता है, जगत माने भी संसार होता है, विश्व माने भी संसार होता है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के अंदर कब विकसित होती हैं? जब वो बड़ी क्लासों में आते हैं। 6 से लेकर के 8 तक की मतलब जब क्लासों में पहुँचते हैं, तो छात्रों में नई-नई चीज़ों की सृजनात्मक करने की शक्ति का विकास जो है टीचर को करना होता है। एक शब्द के कई सारे उनको वर्ड बताए जाते हैं कि कमल का पंकज भी होता है, जलज भी होता है। तो इस प्रकार से 4 मीनिंग, यानी कि किसी शब्द का नया निर्माण भी बच्चे कर सकते हैं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक में। तो ये चीज़ सिर्फ़ अलग होती है, बाकी तीनों के तीनों सेम होते हैं। जो चौथा पॉइंट है, नया शब्द यानी कि सृजनात्मकता का उद्देश्य जो है, ये सिर्फ़ अलग हो जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। क्वेश्चन बनता है, भाषा के उद्देश्य से प्राथमिक स्तर पर कितने उद्देश्य होते हैं? भाषा के प्राथमिक स्तर पर कितने उद्देश्य होते हैं? तो 3 होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा जाए तो 4 होते हैं। आपको ये याद रखना है, यहाँ से आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 या 4 पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा के उद्देश्य होते हैं 3 और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा के उद्देश्य होते हैं कितने? 4। ज्ञानात्मक का मतलब आप समझ रहे हो कि बच्चे के ज्ञान का विकास करना, उसके अंदर ज्ञान कौशलों कौशल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको याद रखे, है ना? याद रखे और उस दोबारा याद ना रहे तो टीचरों से पूछना, ये सब बातें कौशल के अंतर्गत। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? अभिवृत्ति का मतलब होता है दोबारा से पूछना, बताना, ये सब चीज़ें होती हैं। याद करना, ये सब अभिवृत्ति में आते हैं।
तो आगे देखते हैं, हमारा आगे पॉइंट है, छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। छात्रों में क्या करना? शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता जो है उसको उत्पन्न करना। टीचर का काम क्या होता है? छात्रों को शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। और दूसरा पॉइंट है, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। छात्र का और क्या काम होना चाहिए? जब टीचरों के द्वारा कुछ बताया जा रहा है, कोई पाठ समझाया जा रहा है, उसको ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, फिर समझ में आ रही है, पूछना और बताना ज़रूर आपको चाहिए। जब आपका लेसन खत्म हो जाए तब आपको टीचर से पूछना चाहिए कि सर या मैम, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई या फिर हमें समझ में आई है, लेकिन हमारा डाउट क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप हमें बताइए कि इसका ये किस प्रकार से हो गया आंसर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद में है, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी क्लास में बन चुका है, मतलब आपके एग्जाम में बन चुका है कि लोकगीतों के भाषा की कक्षा में स्थान देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो क्वेश्चन आया था, तो कई सारे बच्चों ने गलत कर दिया था, उन लोगों ने लिख दिया था कि नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको लोक गीतों को भाषा की कक्षा में स्थान देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे जानते हैं कि हमारे देश में कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से लोकगीतों का प्रचलन है और इनमें क्या होता है, किस प्रकार से किए जाते हैं, लोकगीत किस प्रकार से गाए जाते हैं, बोले जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप बच्चों को बताएँगे तभी उनके अंदर क्या होगा, इन सब चीज़ों का विकास हो पाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि अब हम लोग आपके लिए नियमित रूप से एक क्लास लाते रहेंगे। इन छोटी-छोटी क्लासों के अंदर जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हम सिर्फ वो टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए निचोड़ लेकर आ रहे हैं, काढ़ा लेकर के आ रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं और बनने की उम्मीद इस बार भी है आपकी। तो वीडियो को ज़रूर जो है लाइक करके जाना अगर अच्छा लगा हो तो, और साथियों के पास में शेयर ज़रूर करिएगा इस क्लास को। नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी ज़रूर करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।